नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए अब तक 30,000 से ज्यादा इंडिजिनस जेबीपीसी सप्लाई किया है। यह कार्बन इंडिया में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर की गई है, जो आत्मनिर्भर भारत के मिशन को प्रमोट करता है। जेबीपीसी की खासियत ये है कि ये लाइट वेट, ड्यूरेबल और एक्यूरेट है, जो क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए परफेक्ट है और 200 मीटर तक टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकता है। इस कार्बन के यूज मेनली पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्स करती है, जो काउंटर टेररिज्म और एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन में इसे काफी इफेक्टिव बनाती है। AWEIL मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है और इसने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंप्रूव करके अपने लोकल वेपन सिस्टम को डिजाइन किया है। जेबीपीसी एक शॉर्ट बैरल कार्बाइन है जो क्लोज रेंज सिचुएशन के लिए बनाया गया है। ये डिलीवरी इस बात को साबित करती है कि इंडिया अब अपनी जरूरत की एडवांस वेपन खुद बनाने लगी है और फॉरेन इक्विपमेंट पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इंडिजिनस वेपन से न सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ती है बल्कि ऑपरेशनल रेडीनेस भी इंप्रूव हो रही है। इस डिलीवरी के जरिए AWEIL ने यह दिखाया है कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में काफी सेल्फ रिलायंट हो रहा है और ऐसे इनोवेशन से इंडिया ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपने पोजीशन को अभी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के मेदक यूनिट ने अपने प्रोडक्शन क्वालिटी अश्योरेंस में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। उन्होंने सारथ इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल के फ्लोटेशन ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ये ट्रायल्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक में कंडक्ट किया गया है, जिसमें सारथ व्हीकल को पानी के ऊपर चलाने का टेस्ट किया गया। इससे ये कंफर्म हो गया है कि सारथ व्हीकल पानी के ऊपर इफेक्टिवली फ्लोट कर सकता है और स्मूथली मूव कर सकता है। ये कैपेबिलिटी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है, जहां पर ट्रूप्स को नदी या पानी के ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना पड़ता है बिना किसी ब्रिज या फेरी के। फ्लोटेशन ट्रायल्स व्हीकल के सीलिंग मैकेनिज्म, प्रोपल्सन सिस्टम और बॉयंसी कंट्रोल को टेस्ट करता है ताकि ये इंश्योर हो सके कि व्हीकल ऑपरेशनल कंडीशन में प्रॉपरली परफॉर्म करे। अगर ये सिस्टम प्रॉपरली काम करता है तो व्हीकल को एम्फीबियस ऑपरेशन में यूज किया जा सकता है। सारथ व्हीकल का एम्फीबियस फीचर यानी ये लैंड से वाटर में स्मूथली मूव कर सकता है, जो इंडियन आर्मी के लिए एक मेजर एडवांटेज है। ये फ्लेक्सिबिलिटी उनको बैटल फील्ड पर अलग अलग टेरेंस पर इफिशिएंटली काम करने का मौका देता है, जहां पानी को क्रॉस करना जरूरी हो जाता है। सारथ व्हीकल BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जो इन्फेंट्री को बैटलफील्ड तक सेफली ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस प्रोटेक्शन है और ये अपने आर्मामेंट के जरिए दुश्मन से लड़ने में भी कैपेबल है। मेदक यूनिट का ये सक्सेस ये कंफर्म करता है कि सारथ व्हीकल अब कॉम्बैक्ट रेडी है और उनका यूज वाटर क्रॉसिंग में भी हो सकता है। आगे चलकर AVNL का प्लान है कि सारथ और दूसरे व्हीकल को इनहेंस किया जाए, जैसे कि उनके आर्मर, आर्मामेंट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को अपग्रेड करना। यह अपडेट इंडियन आर्मी को इवॉल्विंग बैटलफील्ड सिनेरियो में और भी इफेक्टिव बनाएगा। इसका मतलब है कि AVNL अपने व्हीकल को हर टाइप की मिलिट्री रिक्वायरमेंट के लिए अडेप्टेबल और पावरफुल बना रहा है, ताकि आर्मी हर सिचुएशन में अपनी सिक्योरिटी मेंटेन कर सके। इंडियन नेवी अपनी मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए DRDO के द्वारा बनाए गए नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज को अपने 15 MQ-9B सी गार्डियन UAV में इंटीग्रेट करेगा। पहले जनरल एटॉमिक से एंटीशिप मिसाइल खरीदने का प्लान था, लेकिन डिलीवरी में देरी होने की वजह से ये डिसीजन बदला गया और NASM-SR को लोकली इंटीग्रेट करने का फैसला लिया गया। इससे UAV की टाइमली डिलीवरी और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में बेहतर इंप्रूवमेंट होगा। पहला MQ-9B सी गार्डियन 2027 तक आ जाएगा और NASM-SR की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट 2030 से पहले हो जाएगी, जो इंडियन नेवी को अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने का मौका देगा। यह स्टेप इंडिया के सेल्फ रिलायंस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करता है, जिसमें फॉरेन सिस्टम पर निर्भरता कम करना और अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने पर फोकस है। NASM-SR एक एडवांस एंटीशिप मिसाइल है जो हेलीकॉप्टर के लिए बनाई गई थी। ये मिसाइल अपनी हाई स्पीड और सी स्कीमिंग फ्लाइट के लिए जाना जाता है, जो एनिमी रडार से छुपने में हेल्प करता है। मिसाइल की डिजाइन में विंग्स और फिन्स है, जो इसकी मनोवर एबिलिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ताकि मूविंग मैरीटाइम टारगेट्स को एक्यूरेटली हिट किया जा सके। NASM-SR को MQ-9B UAV में इंटीग्रेट करने से इंडियन नेवी के एंटी सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी। ये UAV लॉन्ग रेंज सर्विलियंस और प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकेगी,
जो इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के डिटेरेंस को मजबूत बनाएगा। इसका मतलब है कि नेवी अपनी इंडिजिनस मिसाइल और यूएवी से अपनी मैरीटाइम ऑपरेशन को ज्यादा इफेक्टिव बना सकेगी। पाकिस्तान और चाइना के बीच के रिश्ते जो हमेशा से ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहलाती है, अब दोनों के बीच थोड़ी टेंशन चल रही है। पाकिस्तान आर्मी ने ग्वादर पोर्ट पर ज्यादा कंट्रोल देने के लिए चाइना से अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को मेजर अपग्रेड करने की डिमांड की है। यह डिमांड सुनकर चाइनीज ऑफिशियल नाराज है और नेगोशिएशन रुक गई है। ड्रॉप साइट न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान चाह रहा है कि चाइना उसे सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दे, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें न्यूक्लियर अटैक के बाद भी रिटालिएशन का मौका मिलता है। इससे पाकिस्तान के डिटेरेंस पावर और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन ये डिमांड चाइना के लिए सेंसिटिव है, क्योंकि इससे रीजन में इनस्टेबिलिटी और इंडिया के साथ टेंशन बढ़ सकता है। पाकिस्तान के इस कदम के पीछे दो मोटिव हो सकती है। पहला ये कि इंडिया से किसी फर्स्ट स्ट्राइक से बचने का डर, और दूसरा ये कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से अपना स्ट्रेटेजिक पोजीशन और लेवरेज बढ़ाना। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी फिलहाल खस्ता हालत में है और इसके बावजूद आर्मी अपने न्यूक्लियर एम्बिशन को टॉप प्रायोरिटी दे रहा है। वहीं चाइना ने ग्वादर पोर्ट में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत काफी इन्वेस्ट किया है और इसे अपनी मैरीटाइम स्ट्रेटजी के लिए क्रूशियल समझा है। लेकिन पाकिस्तान इस निर्भरता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए चाइना इस डिमांड से नाराज है, क्योंकि सेकंड स्ट्राइक टेक्नोलॉजी सिर्फ मिलिट्री नहीं, जियोपॉलिटिकल रिस्क भी लाती है। ये डेवलपमेंट चाइना पाकिस्तान के आयरन क्लेड पार्टनरशिप के पीछे छिपे इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। अगर यह स्टैंड ऑफ ज्यादा लंबा चला तो साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप काफी बदल सकता है। इंडिया का टेक्नोलॉजी फंड स्कीम ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, जिसमें फाइटर जेट के लिए एक स्मार्ट मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले डिजाइन और डेवलप किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट इंडिया के फाइटर फ्लीट के एवियोनिक्स को अपग्रेड करने और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो फाइटर जेट है और उनमें जो कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम है वो पुराने और आउटडेटेड है। ये सिस्टम मॉडर्न कॉम्बैक्ट और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए जरूरी डाटा को रियल टाइम में डिस्प्ले नहीं कर पाता है। मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले का गोल इस गैप को फिल करना है और पायलट को रियल टाइम में इंटीग्रेटेड डाटा को एक्सेस देना है, जो उनके मिशन के लिए जरूरी होगा। नए MFD में हाई रेजोल्यूशन और टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी होगी। इससे पायलट को फ्लाइट, नेविगेशन, वेपन और सेंसर डाटा को इजीली समझने और एक्सेस करने में हेल्प मिलेगी। ये सिस्टम लेगेसी कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि डेरिन 1 और 2 के साथ कंपेटिबल होगा, जिससे पुरानी सिस्टम के साथ कोई इशू नहीं होगा और फ्यूचर अपग्रेड्स का रास्ता भी खुल जाएगा। यह मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इंडियन एयरफोर्स के जगुआर फाइटर जेट के लिए खास तौर पर है, जिससे उनके ऑपरेशनल लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके। नया MFD पायलट की इफिशिएंसी और सिचुएशनल अवेयरनेस को काफी इंप्रूव करेगा, जिससे उनके मिशन ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसके मॉड्यूलर डिजाइन से ये फ्यूचर मिशन के लिए अडेप्टेबल रहेगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ जगुआर फाइटर में नहीं बल्कि और डिफेंस प्लेटफॉर्म में भी हो सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ये इंडिया के डिफेंस इनोवेशन में एक और कदम होगा और इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर बनने में मदद मिलेगी। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।